लिफ्ट का दरवाजा बंद होते ही एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। न तो गुनगुन ने साहबजादे से नजरें मिलाई, न ही कोई बात की। उसके दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ रही थी। अपनी जगह पर बुद्ध की तरह खड़ी गुनगुन बस ये सोच रही थी कि अब साहबजादे कुछ कहेंगे, पता नहीं क्या कहेंगे और उसका वो क्या जवाब देगी। और तभी साहबजादे ने बिना गुनगुन की तरफ देखे कहा, फ्लोर आ गया है। गुनगुन ने अपने ख्यालों से निकलते हुए पूछा, जी? साहबजादे ने इस बार गुनगुन से नजरें मिलाते हुए कहा, फ्लोर आ गया है, बाहर निकलोगी या यहीं पर मीटिंग करनी है? गुनगुन बिना कुछ कहे फौरन लिफ्ट से बाहर निकल गई। उसने कभी सोचा नहीं था कि इतने सालों के बाद आमने सामने आने के बाद साहबजादे उससे अतीत की कोई बात नहीं करेंगे। गुनगुन फौरन खुद को संभालते हुए कॉन्फ्रेंस रूम में जा पहुंची, जहां मुंबई ब्रांच के उसके बॉस मिश्रा जी अपनी टीम के साथ पहले से ही मौजूद थे। मिश्रा जी ने गुनगुन के साथ हैंडशेक करते हुए कहा, वेलकम टू इंडिया गुनगुन। गुनगुन ने अपने नर्वस चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, थैंक यू सर। इससे पहले कि गुनगुन अपनी सीट पर बैठ पाती तभी कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुलता है। मिश्रा जी खुशी से दरवाजे की तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, ये लो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइंट मिस्टर साहबजादे भी आ गए। साहबजादे को ग्रीट करने के बाद ही मिश्रा जी ने गुनगुन को पुकारते हुए कहा, गुनगुन मीट मिस्टर साहबजादे, ये हमारे सबसे प्रेस्टिजियस क्लाइंट हैं। सर, ये है मिस गुनगुन, आज से आपका केस यही संभालेंगी। मिश्रा जी के सामने न चाहते हुए भी गुनगुन ने हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर साहबजादे ने हाथ मिलाने की जगह गुनगुन के सामने कहा, नमस्ते मिस गुनगुन। दोनों के बीच एक अनकही सी जंग थी। साहबजादे की आदत थी, वो बिना कहे भी बहुत कुछ कह जाते थे और गुनगुन से अच्छा उन्हें और कौन जान सकता था। गुनगुन ने हिचकिचाते हुए अपना हाथ पीछे किया। मिश्रा जी ने साहबजादे से कहा, सर आप लोग केस डिस्कस कर लीजिए, कोई भी इश्यू हो तो प्लीज कॉल मी। ये कहते हुए मिश्रा जी वहां से निकल गए। गुनगुन ने साहबजादे की तरफ देखते हुए कहा, प्लीज टेक अ सीट। साहबजादे ने कुर्सी पर बैठते ही गुनगुन की तरफ घूरते हुए देखा। गुनगुन के चेहरे पर रौनक, ये बोल्ड अंदाज देखकर कुछ पलों के लिए साहबजादे भी हैरान हो गए थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, 5 साल में कितना कुछ बदल गया है तुम्हारे अंदर गुनगुन। ये वो नहीं रही जैसे मैं इसे जानता था, या फिर मैं कभी उसे सही से जान ही नहीं पाया। शायद यही इसका असली चेहरा है, बेबाक और बदतमीज। गुनगुन भी साहबजादे के ठीक सामने बैठे उन्हें देख रहे थे। साहबजादे ने हमेशा की तरह आज भी अपने पांव क्रॉस करके चेयर पे पीछे की तरफ झुकते हुए ही बैठे थे, जैसे कि कोई राजा अपने सिंहासन पर बैठा हो। गुनगुन भी अपने मन ही मन सोच रही थी, 5 सालों में बिल्कुल भी नहीं बदले आप, आज भी वही बैठने का ढंग, बातों में गुरूर और चेहरे पर पैसों का रौब है। माथे पर जैसे घमंड का टीका लगा हो। दुनिया बदल जाएगी पर यह इंसान कभी नहीं बदलेगा। और तभी इस केस के इंटर्न सुप्रिया ने इस केस की डिटेल्स को पढ़ना शुरू किया। गुनगुन पूरी कोशिश कर रही थी कि उसकी नजरें साहबजादे से ना मिले, पर फिर भी केस रीडिंग के दौरान 1-2 बार उसकी नजरें मिल ही गई। केस रीडिंग खत्म होते ही गुनगुन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी हो गई और अपने इंटर्न्स की तरफ देखते हुए कहा, ये केस बहुत क्रिटिकल है, हमें इसे बड़ी ध्यान से हैंडल करना होगा क्योंकि हमारे पास सबूत नहीं है और सामने वाली टीम काफी स्ट्रांग है। साहबजादे चुपचाप गुनगुन की बातें सुन रहे थे। गुनगुन के बात करने का अंदाज आज भी पहले की तरह मधुर था। सिर्फ साहबजादे ही नहीं बल्कि उस कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा हर आदमी गुनगुन से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। और तभी गुनगुन ने साहबजादे की तरफ देखते हुए कहा, आपकी कोई क्वेश्चन है मिस्टर साहबजादे? साहबजादे बिना कुछ कहे गुनगुन की तरफ घूरते रहे और फिर अचानक से कहा, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। साहबजादे की बात सुनते ही सभी के चेहरे दंग रह गए। गुनगुन भी एक पल के लिए दंग रह गई थी, फिर भी उसने खुद को संभालते हुए कहा, सर ये हमारी टीम है, आपको जो पूछना है आप सबके सामने पूछ सकते हैं। साहबजादा ने गहरी आवाज में कहा, मेरा केस आप लड़ रही हैं, ये लोग नहीं, इसीलिए मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। गुनगुन साहबजादे की बातों को अच्छे से समझ पा रही थी, लेकिन उससे पहले ही लॉयर्स की टीम ने उठते हुए कहा, क्यों नहीं सर। ये कहते हुए कॉन्फ्रेंस रूम से सब जाने लगे। कॉन्फ्रेंस रूम की तरह ही गुनगुन के दिमाग में भी सन्नाटा पसर गया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर साहबजादे के दिमाग में क्या चल रहा है। हर बीतते हुए पल के साथ गुनगुन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वहीं दूसरी ओर मुनमुन भी बेचैन थे। जिस तरह गुस्से में साहबजादे घर से निकले थे, उससे मुनमुन के मन में इनसिक्योरिटी बढ़ रही थी। और जब से गुनगुन शहर में आई थी तब से मुनमुन और भी ज्यादा बेचैन रहने लगी थी। मुनमुन के चेहरे की परेशानी साहबजादे की माँ लीला देवी ने साफ साफ पढ़ ली और मुनमुन के कंधे पर हाथ रखते हुए उन्होंने पूछा, क्या हुआ मुनमुन, इतनी परेशान क्यों हो? मुनमुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं मम्मी जी, वो बस ऐसे ही। मुनमुन की बातों में लड़खड़ाहट से लीला देवी सारा मामला समझ गई और उन्होंने हंसते हुए पूछा, साहबजादे ने कुछ कहा क्या? मुनमुन अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाई और उत्सुकता से उसने पूछा, इतने साल हो गए मम्मी जी, पर मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि आखिर साहबजादे को इम्प्रेस कैसे किया जाए। उनसे ज्यादा मूडी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। लीला देवी ने भी हंसते हुए कहा, प्यार से हर मर्द पिघल जाता है,
थोड़ा प्यार दिखा, थोड़ा प्यार जता, शायद तेरी बात बन जाए। ये सुनते मुनमुन खुशी से झूमती हुई खड़ी हो गई और लीला देवी से कहा, थैंक्स मम्मी जी। मुनमुन दौड़ते हुए अपने कमरे में गई और अलमारी खोलते हुए वो साड़ी ढूंढने लगी। मुनमुन को कबर्ड में ही रखी एक लाल साड़ी दिखाई दी। मुनमुन ने सोचा, ये साड़ी तो गुनगुन की है। मुनमुन उस साड़ी को फेंकने ही वाली थी कि तभी उसके शैतानी दिमाग में एक ख्याल आया। मुनमुन ने मन ही मन सोचा, आज मैं भी ऐसा तमाशा करूंगी कि साहबजादे भी हिल जाएंगे। मुनमुन के खुराफाती इरादों से अनजान गुनगुन कॉन्फ्रेंस रूम में अकेले साहबजादे के सामने बैठी हुई थी। 5 मिनट हो चुके थे। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। साहबजादे भी बिना कुछ कहे सिर्फ गुनगुन को घूरे जा रहे थे। इस बार गुनगुन ने भी अपनी नजरें हटाई नहीं थी और फिर अचानक से कॉन्फ्रेंस रूम में फैली चुप्पी को तोड़ते हुए साहबजादे ने कहा, सिर्फ एक बार पूछूंगा, सच बताना, तुमने ये केस क्यों लिया? गुनगुन ने भी नजरें मिलाते हुए कहा, मेरे जवाब में भी सवाल ही मिलेगा आपको। मैं एक प्रोफेशनल लॉयर हूँ, अपने सामने आए चैलेंजेस से भागती नहीं हूँ। मुझे केस मिला, ना करने की कोई वजह नहीं थी मेरे पास। आप भी औरों की तरह बस मेरे क्लाइंट ही हैं। गुनगुन की इस बात ने साहबजादे के अंदर जैसे तूफान ला दिया था। उसका मन तो कर रहा था कि अभी इसी वक्त खड़े होकर गुनगुन को खरी खोटी सुना दे, पर वो लॉ फर्म में कोई तमाशा नहीं बनाना चाहते थे। गुनगुन साहबजादे के चेहरे से ही समझ चुकी थी कि उन्हें कितना गुस्सा आ रहा था। फिर भी गुनगुन ने साहबजादे की आंखों में झांकते हुए कहा, तो सवाल यह है कि आपने मुझे केस लड़ने के लिए क्यों कहा? साहबजादे ने फौरन कहा, व्हाट नॉनसेंस, मैंने ये केस तुम्हारी लॉ फर्म को दिया था। मुझे क्या पता था कि वो तुम्हें यूएसए से बुलाकर ये केस दे देंगे। साहबजादे की इस बात से गुनगुन को अपने एक सवाल का जवाब तो मिल गया था। इस केस पर उसे साहबजादे ने नहीं बुलाया था, बल्कि ये बस एक संयोग था। पर साहबजादे इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने इस बार गहरी आवाज में कहा, तुम सच कहो या नहीं, पर मैं जानता हूं तुमने ये केस क्यों लिया है, क्योंकि इससे अच्छा मौका तुम्हें नहीं मिलेगा मुझे बर्बाद करने का। यही चाहती हो ना? यही है ना तुम्हारी जिंदगी का मकसद, मेरी बर्बादी? सालों बाद साहबजादे को उसी रौद्र रूप में देखकर गुनगुन के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। गुनगुन भी अपनी भावनाओं पर आपा खो रही थी, पर वो जानती थी कि अगर उसने और बहस की तो मामला बढ़ सकता है। गुनगुन ने खुद को संभालते हुए और अपने अतीत को याद करते हुए जवाब दिया, नहीं, मैं यहाँ आपसे कोई बदला लेने नहीं बल्कि अपनी ड्यूटी करने आई हूँ। एंड यू डोंट वरी, मैं अपने रिश्तों की कड़वाहट का असर अपने काम पर नहीं होने दूंगी। ये केस जीतना जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उतना मेरे लिए भी। गुनगुन का मन तो कर रहा था कि वो साहबजादे से अपने दिल में दबे सालों पुराने सवालों का जवाब मांगे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और चुपचाप कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चली गई। गुनगुन ने कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकलते ही एक लंबी गहरी सांस लेते हुए खुद से कहा, आखिर ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ? जितना मैं इस इंसान से दूर जाना चाहती हूँ उतना ही ये मेरे पास आ जाता है। तभी कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर खड़ी गुनगुन को देख मिश्रा जी ने गुनगुन के पास आकर पूछा, इज एवरीथिंग ओके गुनगुन? गुनगुन का मिश्रा जी के सवालों पर कोई ध्यान ही नहीं था। वो तो बस अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। मिश्रा जी ने एक बार फिर गुनगुन को हिलाते हुए पूछा, गुनगुन सर से बात हो गई? गुनगुन ने एकदम से अपनी पलकें झपकाकर मिश्रा जी की ओर देखते हुए कहा, यस सर। मिश्रा जी ने गुनगुन से धीमी आवाज में कहा, गुनगुन, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और तुम उन्हें इस तरह कॉन्फ्रेंस रूम में छोड़कर आ गई। जाओ अभी उनके पास। ये खुश रहेंगे तो यहाँ सैकड़ों लोगों के अकाउंट में तनख्वाह जाती है। गुनगुन ने फौरन खुद को संभालते हुए कहा, जी सर, मैं अभी जाती हूँ। गुनगुन कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ जाने लगी, पर अभी भी साहबजादे को लेकर सवाल उसके मन में गूंज रहे थे। एक तरफ गुनगुन अपने ख्यालों में खोई हुई थी, वहीं दूसरी तरफ साहबजादा ने कॉन्फ्रेंस रूम में टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए खुद से कहा, जब जब मैं इसे देखता हूँ ऐसा लगता ही नहीं है कि ये मुझे धोखा दे सकती है। जो उसने मेरे साथ किया है इतिहास में किसी पन्ने ने अपने पति के साथ नहीं किया होगा। कोई और होता तो जिंदा नहीं बचता, पर इसका ये बदला रूप क्यों मुझे काटने को दौड़ रहा है? जितना इसे देखता हूँ उतना ही ज्यादा गुस्सा आता है मुझे। साहबजादे गुनगुन के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी साहबजादे के पंडित तिवारी जी का फोन आता है। साहबजादे फोन उठाकर बात करने की कोशिश करते हैं, पर नेटवर्क कम होने की वजह से आवाज नहीं आती। साहबजादे बार बार फोन पर कहते हैं, हेलो हेलो पंडित जी। साहबजादे फोन पर बात करते हुए कमरे से कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकलते हैं। अचानक से गुनगुन उनके सामने आ गई और गुनगुन का चेहरा साहबजादे के सीने से जा टकराया। टकराने के बाद गुनगुन अपना बैलेंस खोकर सर के बल गिरने ही वाली थे कि तभी साहबजादे ने गुनगुन के हाथ को थामकर उसे गिरने से बचाने के लिए अपनी तरफ खींचा। गुनगुन सीधे साहबजादे की बाहों में थी। सालों बाद आज गुनगुन साहबजादा के इतने करीब थी कि वो उनकी धड़कनों को महसूस कर पा रही थी। साहबजादे के मजबूत हाथों ने गुनगुन को थाम लिया था। ये वही हाथ थे जिनकी पनाह में सालों पहले गुनगुन की रातें गुजरा करती थी। वो वक्त जब दोनों एक दूसरे के प्यार के गम में थे। एक वक्त था जब ये मजबूत हाथ गुनगुन के नाजुक बदन को हक से थामते थे। एक वक्त था जब जो इन दोनों की जोड़ी को देखता था तो कहता था जैसे रब ने बना दी जोड़ी। जितने कठोर और मजबूत साहबजादे उतनी नाजुक और बेहद खूबसूरत गुनगुन। शायद लोगों की ही नजर लग चुकी थी इस रिश्ते पर। क्या सालों तक बिछड़कर एक दूसरे के पास आना किसी की साजिश थी, या फिर यह किस्मत का संयोग था जो इन दोनों के साथ एक अनकही अनसुनी दास्तान लिखने वाली थी।
ऐसा क्या हुआ था जो इन दोनों के बीच, जिसने एक यादगार प्रेम कहानी को एक नफरत की दास्तान में बदल दिया था? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।